एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यूपी लेखपाल, पुलिस, एसआई और पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे तो हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो यूपी के फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब भौतिक स्वरूप को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो आज का मिशन है यूपी के नक्शे को दिमाग में इस तरह बिठाना। कि सारे जरूरी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। हाँ, और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य से करते हैं। जियोलॉजिकली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उस प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वाह, मतलब जिस पर कभी डायनासोर चला करते थे। बिल्कुल। ये एक शानदार शुरुआती बिंदु है। हाँ, और देखिए, ये समझना सिर्फ एग्जाम में कुछ नंबर लाने के लिए जरूरी नहीं है। सही बात है। ये तो उत्तर प्रदेश की आत्मा को समझने जैसा है। जब हम यूपी का भौतिक विभाजन समझते हैं तो हम असल में ये समझ रहे होते हैं कि क्यों पश्चिमी यूपी गन्ने का कटोरा है, क्यों गोरखपुर में हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। और क्यों बुंदेलखंड की जमीन पर दालें उगती हैं। ये यूपी की कृषि, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की नींव है। आज हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। हमारे स्रोतों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश को मोटे तौर पर 3 फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है। 3 मुख्य हिस्से हैं। हाँ, और सच कहूं तो अगर ये 3 हिस्से समझ आ गए ना तो समझ लीजिए 80% काम हो गया। बिल्कुल। सबसे ऊपर उत्तर में है भाभर और तराई का क्षेत्र, फिर बीच में वो विशाल मैदान। गंगा यमुना का मैदान। हाँ। और फिर सबसे नीचे दक्षिण का पठारी भाग। एकदम सही। ये एक तरह से उत्तर से दक्षिण की यात्रा है। सबसे पहले हम हिमालय के कदमों में खड़े होते हैं, फिर हरे भरे मैदानों से गुजरते हैं और अंत में भारत के प्राचीन पठार पर पहुंच जाते हैं। तो शुरुआत सबसे ऊपर से ही करते हैं, भाबर क्षेत्र से। हाँ। कल्पना कीजिए कि नदियां हिमालय से पूरे वेग से नीचे उतर रही हैं, हाँ। अपने साथ बहुत कुछ लेके। हाँ। वो अपने साथ भारी भारी कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं। हाँ। भाबर वही इलाका है जहां ये पत्थर जमा हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो। बिल्कुल। और जाहिर है, जहां जमीन पर सिर्फ कंकड़ पत्थर हों वहां खेती लगभग नामुमकिन। हाँ। ये सहारनपुर से शुरू होकर कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी की तरह फैली हुई है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, करीब 34 किलोमीटर, और पूरब की तरफ जाते जाते कम होती जाती है। अच्छा, इसे याद रखने का एक तरीका हो सकता है। भाबर सुनने में भारी जैसा लगता है। सही है। तो जहां भारी पत्थर मिले वो बाबर है, ये तो आसान है। हाँ। लेकिन उन नदियों का क्या होता है जो गायब हो गई? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से दूसरा क्षेत्र यानी तराई शुरू होता है। अच्छा। भाबर में जो नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो गई थीं, वो यहाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ जमीन समतल है और मिट्टी महीन है, तो पानी फैल जाता है और ये पूरा इलाका दलदली बन जाता है। मतलब हवा में नमी बहुत ज्यादा होगी, जमीन हमेशा गीली रहती होगी। बिल्कुल। और जहाँ नमी और पानी ज्यादा होगा वहाँ मच्छर भी खूब होंगे। हाँ, मैंने भी सुना है कि गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जापानी बुखार जैसी बीमारियों का एक बड़ा कारण यही तराई की ज्योग्राफी है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र की यही नमी, जहाँ एक तरफ बीमारियों का कारण बनती है, वहीं दूसरी तरफ ये कृषि के लिए वरदान भी है। अच्छा, वो कैसे? ये क्षेत्र गन्ना और धान जैसी फसलों के लिए, जिन्हें बहुत पानी चाहिए, एकदम परफेक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, ये पूरा बेल्ट गन्ने और धान की बम्पर पैदावार के लिए जाना जाता है। समझ गया। तो तराई को याद रखने के लिए हम तैरना शब्द पकड़ सकते हैं। ये अच्छा है। जहां पानी इतना हो कि तैरने का मन करे, वो तराई है। तो उत्तर का हिस्सा क्लियर है। पहले भारी पत्थर यानी भाबर, फिर पानी वाला दलदल यानी तराई। अब भाबर तराई से नीचे उतरकर यूपी के दिल में आते हैं, मध्य का विशाल मैदान, जिसे गंगा यमुना का दुआब भी कहते हैं। और ये यूपी का सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। असल में भारत की ज्यादातर आबादी को सदियों से इसी मैदान ने पाला पोसा है। इस मैदान के बारे में एक बात मैंने पढ़ी कि इसका एक खास ढाल यानी स्लोप है। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब अगर आप सहारनपुर में एक गेंद लुढ़काएंगे तो वो लुढ़कते लुढ़कते बलिया की तरफ जाएगी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस ढाल का बहुत बड़ा महत्व है। ये कोई मामूली बात नहीं है। यही वो कारण है जिसकी वजह से गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती जैसी सारी बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अच्छा, तो ये है कारण। जी हाँ, प्रकृति का पूरा ड्रेनेज सिस्टम
इसी स्लोप पर काम कर रहा है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस टॉपिक पर आ रहे हैं जो शायद एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। खादर और बांगर। हाँ, खादर और बांगर मिट्टी दोनों ही जलोढ़ मिट्टी हैं, मतलब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। पर इनमें फर्क क्या है? फर्क बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए, खादर वो इलाका है जो नदी के बिल्कुल पास है। यहाँ लगभग हर साल बाढ़ आती है, अच्छा, और हर बाढ़ अपने साथ मिट्टी की एक नई ताज़ा परत बिछा जाती है। ये नई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। अच्छा, तो खादर में खाद शब्द छिपा हुआ है, कह सकते हैं। मतलब ये खाद वाली नई और अच्छी मिट्टी है। ये तो बढ़िया ट्रिक है। तो फिर बांगर क्या हुआ? बांगर वो ऊंचे इलाके हैं जहां कभी बाढ़ का पानी पहुंचता था, लेकिन अब नहीं पहुंचता। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। मतलब हजारों सालों से वहां नई मिट्टी नहीं जमी है। बिल्कुल। इसलिए इसकी उर्वरता यानी फर्टिलिटी खादर की तुलना में कम होती है। तो अगर खादर को खाद से याद रखा, तो बांगर को बेकार या बासी से याद रख सकते हैं। जो पुराना हो गया वो बांगर है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। खादर मतलब नई उपजाऊ मिट्टी और बांगर मतलब पुरानी कम उपजाऊ मिट्टी। इस मैदान के बारे में एक और गहरा तथ्य जोड़ती हूँ, जो हमारी स्रोतों में भी है। इस मैदान का निर्माण प्लाइस्टोसिन युग में हुआ था, और इसकी गहराई जानकर शायद आप हैरान हो जाएं। बताइए। यहाँ जलोढ़ यानी मिट्टी की जो परत है, वो कहीं-कहीं 4,500 से 6,000 मीटर तक गहरी है। एक मिनट, क्या 6,000 मीटर? मतलब करीब 6 किलोमीटर? जी हाँ, 6 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पैरों के नीचे 6 किलोमीटर तक सिर्फ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। उसके बाद कहीं जाके चट्टानें शुरू होती हैं। बिल्कुल। हम लोग एक तरह से मिट्टी के समंदर के ऊपर खड़े हैं, और यही गहराई है जो उत्तर भारत की विशाल आबादी को सदियों से पोषित करती आ रही है। अविश्वसनीय है। चलिए, अब इस उपजाऊ मैदान से निकलकर यूपी के तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं। दक्षिण का पठारी भाग। ये यूपी का सबसे दक्षिणी, पथरीला और पहाड़ी हिस्सा है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी ये यूपी का सबसे पुराना भूभाग है। इसमें मुख्य रूप से ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिले आते हैं, जिसे हम आम तौर पर बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ की ज्योग्राफी मध्य के मैदान से बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। यहाँ का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। रुकिए, ये तो अजीब बात है। अभी हमने बात की कि पूरे यूपी का ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, लेकिन सिर्फ इस हिस्से का उल्टा क्यों? बहुत ही शानदार सवाल। इसका कारण ये है कि ये पठार असल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ही नहीं। जियोलॉजिकली ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी विस्तार है। अच्छा, और पूरे प्रायद्वीपीय पठार का ढलान उत्तर की ओर है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के पठार से निकलने वाली नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये सब उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर प्रदेश में आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। एकदम सही। गंगा में नहीं, यमुना में। जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी, और इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं भी बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पथरीली जमीन है, पानी की कमी रहती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इन परिस्थितियों के कारण यहाँ वही फसलें उग सकती हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इसीलिए ये क्षेत्र दलहन यानी दालों और तिलहन यानी तेल वाले बीजों की खेती के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। इसे याद रखने की एक सीधी सादी ट्रिक हो सकती है, जहां पत्थर हैं वहां दाल है। मतलब पठारी बुंदेलखंड में दालों की खेती प्रमुख है। ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का। और हाँ, एक और तथ्य जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। जब हम दक्षिण की पठार की बात करते हैं तो सबके दिमाग में सिर्फ बुंदेलखंड आता है। हाँ, लेकिन इस पठारी भाग में बघेलखंड का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसमें सोनभद्र और चंदौली के कुछ इलाके शामिल हैं। और इस बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है। ठीक है। तो हमने यूपी के तीनों हिस्सों को समझ लिया है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे एक नंबर के सवाल के रूप में परीक्षा में आ सकते हैं। रैपिड फायर की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। पूर्व से पश्चिम यूपी 650 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर चौड़ा है। इसे याद रखने का एक विजुअल तरीका है। 650 बड़ा नंबर है तो वो लेटी हुई रेखा यानी लंबाई है,
240 छोटा नंबर है तो वो खड़ी रेखा यानी चौड़ाई है। बहुत बढ़िया। एक और हॉट टॉपिक है सोनभद्र जिला। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। हाँ, इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन क्यों? इसे पावर कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कोयले के विशाल भंडार है और जहाँ कोयला है वहाँ थर्मल पावर प्लांट्स है। एनटीपीसी के कई बड़े प्लांट्स सिंगरौली, सोनभद्र क्षेत्र में है। अच्छा, तो यहाँ से बिजली पूरे देश में जाती होगी? जी, यहाँ से पैदा होने वाली बिजली सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को सप्लाई की जाती है। ये नेशनल पावर ग्रिड का एक बहुत महत्वपूर्ण हब है। ये हुई ना इनसाइट वाली बात। अब कुछ और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यूपी पूरी तरह समतल है, पर ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सहारनपुर जिले के बिल्कुल उत्तरी भाग में हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी शिवालिक की पहाड़ियां मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, वो भी वहीं है, अमसोट चोटी। अमसूट चोटी। इसे याद रखने का भी एक मजेदार तरीका है। यूपी के नक्शे में सहारनपुर सबसे ऊपर यानी टॉप पर है, तो सबसे ऊंची चोटी भी वहीं होगी। सही है। दूसरा, इसके नाम में आम आता है अमसोट। और सहारनपुर अपने आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बेहतरीन कनेक्शन। अगला महत्वपूर्ण विषय है बीहड़, रवीन्स। ये चंबल और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ है। बीहड़, हाँ। जब नदी का पानी तेजी से बहता है तो वो मुलायम मिट्टी को काटकर गहरी गहरी नालियां बना देता है। इन्हीं गहरी ऊबड़-खाबड़ घाटियों को बीहड़ कहते हैं। परीक्षा में इसके लिए एक तकनीकी शब्द पूछा जाता है, अवनालिका अपर्दन। गली अपर्दन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इटावा और आगरा हैं। जी, इटावा सबसे ज्यादा। मुझे लगता है ऐसे तो हम सब अपनी फिल्मों से याद रख सकते हैं। पुरानी फिल्मों में हमेशा सुना है चंबल के डाकू बीहड़ में छिपते थे। एकदम सही। आज भी जब आप इटावा के पास ट्रेन से गुजरते हैं तो आपको दूर तक वो कटा-फटा लैंडस्केप दिखता है। उसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है। ये विजुअल मेमोरी फैक्ट्स को याद रखने में बहुत मदद करती है। और अब एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे पूछा जाता है, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? ये बहुत कॉमन सवाल है। जवाब है 7 जिले। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। तो इन 7 जिलों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक सुपर ट्रिक है। बताइए। एक लाइन याद कर लीजिए। झांसी के ललित ने हमीर, महोबा और बांदा का चित्र जालौन में बनाया। वाह! चलिए इसे तोड़ते हैं। झांसी से झांसी, ललित से ललितपुर, हमीर से हमीरपुर, महोबा से महोबा, बांदा से बांदा, चित्र से चित्रकूट और जालौन से जालौन। एक लाइन में 7 जिले याद। बहुत शानदार ट्रिक है ये। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमने उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप की एक पूरी यात्रा की है। हम उत्तर के पथरीले भाबर और दलदली तराई से चले, मध्य के उपजाऊ मैदान में खादर और बांगर के फर्क को समझा, और फिर दक्षिण के पथरीले और प्राचीन बुंदेलखंड तक पहुंचे। हमने महत्वपूर्ण ट्रिक्स और परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले तथ्यों जैसे अमसोट चोटी और अवनालिका अपर्दन को भी समझा। और अंत में श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हमने बुंदेलखंड के 7 जिलों को याद करने की ट्रिक सीखी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति यानी पानी की कमी, पठारी भूमि और कम उपजाऊ मिट्टी ने वहाँ के इतिहास, अर्थव्यवस्था और सामाजिक चुनौतियों को गंगा के उपजाऊ मैदानों की तुलना में कैसे बिल्कुल अलग रूप दिया है? ये सोचने वाली बात है। जहाँ गंगा के मैदानों ने स्थिर और समृद्ध सभ्यताओं को जन्म दिया, वहीं बुंदेलखंड का इतिहास हमेशा संघर्ष, पलायन और एक खास तरह की जुझारू संस्कृति का रहा है। ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, बल्कि ये मानव विकास की कहानी को एक अलग नजरिए से समझने का मौका भी देता है।